राहुल जी की कार्यशैली अलग है और प्रियंका जी की अलग है। अच्छी संगठक के तौर पर वो जानी जाती हैं। आज राहुल का मैं मानती हूँ स्पेशल एक वो है कंट्रीब्यूशन, वो है कि उन लोगों के बीच में जाना। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, वो बहुत नेचुरली लोगों के पास जाके किसी को गले लगा लिया, किसी को कंधे पे रख लिया, बच्चे से बात की, बूढ़े से बात की, उस तरह से वो पेश आए हैं। राहुल गांधी नंबर 1 है। राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा। भारतीय जनता पार्टी तो अब जिस वो हिंदुत्व पर प्ले कर रही है, हम 1990 की और लौटता दिखता है देश। वो सर्वेज और ये कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज और उसको लेकर एक पूरी की पूरी इस तरीके की क्लियरली डिवाइड हो जाए। ये जो हिंदुत्व का चैलेंज है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है भाजपा का, महाराष्ट्र में भी उन्होंने लाड़की बहन योजना किया, पर उसके बाद कटेंगे बटेंगे कटेंगे भी किया, धर्म युद्ध किया, वोट जिहाद का किया। आज जो मुसलमान फील कर रहा है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी देश के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा का गुरुवार को संसद में पदार्पण हो गया। वायनाड से 4 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करने वाली प्रियंका गांधी ने संसद की एक शपथ जो होती है वो ग्रहण कर ली। और जो अंदाज राहुल गांधी जी का बीते काफी वक्त से बना हुआ है, संविधान की भी एक लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं, वो संविधान की पुस्तिका को बार बार लहराते हैं, तो कुछ उसी अंदाज में प्रियंका गांधी ने भी अपने एक हाथ में संविधान की पुस्तक रख लहराते हुए शपथ ग्रहण की और क्या कुछ इरादे हैं उनके, उसका एक तरीके से इजहार कर दिया। अगर हम देखें बीते 10.5 बरस जो मोदी कार्यकाल है, मोदी युग है, मोदी युग में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किला कोई पूरी ताकत से लड़ा रहा है, तो उसमें बहुत प्रमुखता के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं जो कांग्रेस का चेहरा बने हुए हैं। हालांकि कांग्रेस भी कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन सोनिया गांधी जी के बाद कह सकते हैं कि इन भाई बहन ने कमान संभाली हुई है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निशाने पर भी नेहरू गांधी परिवार लगातार लगातार बना रहता है और वो भी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि जब वो इस परिवार को निशाने पर ना ले। तो अब तक तो चल रहा था कि सड़क पर द्वंद था। प्रियंका गांधी बहुत माकूल तरीके से एक जवाब जो कहते हैं बार बार निकलता है, या जो हम समीक्षक हैं या हम जो मीडिया है देखते हैं पाते हैं कि बहुत ताकत से वो प्रधानमंत्री जी को कंडम किया करती हैं, बहुत एक जो जवाब देना चाहिए उस अंदाज में जवाब देती हैं। तो अब बड़ा दिलचस्प स्थिति है कि अब वे संसद पहुंच गई हैं और ये माना जा रहा है कि उनके संसद में पहुंचने से भाई राहुल गांधी मजबूत हुए हैं, कांग्रेस को निश्चित तौर पर ताकत मिली है और इंडिया ब्लॉक भी कहीं ना कहीं स्वयं को ताकतवर महसूस कर रहा होगा। लेकिन जो ताकत महसूस करना अलग बात है और वहां अपने आप को प्रूव करना और अलग बात है। और वैसे तो प्रियंका गांधी 17 बरस की आयु से कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी और 35 सालों के बाद वो सीधे चुनावी राजनीति में उतरी हैं और चुनावी राजनीति में उतरने के साथ अब वो संसद में पहुंच चुकी हैं और हम कह सकते हैं कि ताल ठोक कर एक तैयार हैं सामने। तो जो उनका एक लंबा एक सफर, मैंने कहा जैसे कि वो सड़क पर तो स्वयं को प्रूव करती आई, लेकिन अब संसद में उन्हें प्रूव करना है और बहुत सारी चुनौतियां भाई बहन के समक्ष बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी के पास है, इंडिया ब्लॉक के समक्ष है। तो अब इसके बाद और क्या कुछ नई चुनौतियां पेश आएंगी, क्या बदलाव संभावित है, जो कांग्रेस की राजनीति है या जो इस परिवार की जो एक पॉलिटिक्स है, क्या कुछ नया हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो हमने सोचा इसी सब पर बात करने के लिए चलेंगे। बहुत बहुत खास जर्नलिस्ट है, हिंदुस्तान की जानी मानी जर्नलिस्ट है, पहले हम उन्हें जोड़ते हैं। बहुत स्वागत करूंगा आपका। जुड़ गई हैं हमसे नीरजा चौधरी जी। मुझे लगता है कि नीरजा जी पहचान सब कोई मोहताज नहीं है, उनको पूरा देश जानता है और उनको
दुनिया में भी जो राजनीति, भारत की राजनीति दिलचस्पी रखते हैं वो आपको जानते हैं। लेकिन जैसा कि एक परंपरा है, परिपाटी है, हम यूट्यूब चैनल है और हमें देश के साथ साथ दुनिया में भी देखा जाता है, तो मैं एक औपचारिकता जरूर करूंगा। नीरजा जी का करीब 5.5 दशकों का दीर्घ अनुभव है और आपने बहुत लंबे वक्त तक कांग्रेस को कवर अप किया है और आज भी आप पूरी एक पैनी निगाह नजर रखती है और देश भर की राजनीति और भी जो मसले मुद्दे उस पर रखती हैं। आप लंबे वक्त तक इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रही, वहां आप जो है जुड़ने के साथ साथ आपने वहां राजनीतिक संपादक की भूमिका अदा की और अभी भी आप जुड़ी हुई हैं। और नीरजा जी चिंतक हैं, विचारक हैं, निरंतर लिखती हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और अभी बीते वर्ष आपकी एक बहुत ऐसी पुस्तक आई थी जिसकी चर्चाएं आज भी हैं, प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं। बहुत दिलचस्प पुस्तक और बड़ी एक वो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह साहब, पीवी नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनके काम के तरीके, उनके निर्णयों की एक मीमांसा और बहुत एक ऐसी एक दस्तावेज है कि कोई उसे पढ़ ले तो इन 6 प्रधानमंत्री के बारे में आसानी से जान सकता है। और पहले की राजनीति और उसके बाद भी कुछ जो अभी बनी हुई है संभावना, उस पर भी कहीं ना कहीं आपने टिप्पणी की है। मैं बहुत बहुत पुनः स्वागत करूंगा आपका नीरजा जी। और स्वागत के साथ यही एक सवाल यहां से शुरू करूंगा कि चूंकि अब प्रियंका गांधी जी ने अपना जो संसदीय एक परम वो है यात्रा है उसको शुरू कर दिया है, पहुंच गई लोकसभा, तो पहली ही आपकी इस पूरे मसले पर ओपनिंग रिमार्क चाहूंगा, फिर मैं आगे सवाल जवाब करूंगा। नीरजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव उन शब्दों के लिए। प्रियंका गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा अब फाइनली संसद में आ गई है। जैसा आपने कहा 35 साल के बाद, और 20 साल 2004 में जब राहुल आए थे, 20 साल उस निर्णय के बाद। उस समय चर्चा थी 2004 में, आपको पता ही है, कि प्रियंका आएंगी कि राहुल, और परिवार ने मिलकर निर्णय किया था कि प्रियंका नहीं आएंगी बट राहुल आएंगे। उस समय भी मुझे याद है अंदर खाने जो बात थी, क्या दोनों आ सकते हैं, सोनिया गांधी तो थी ही, क्या तीनों संसद में जा सकते हैं। उस समय प्रियंका का व्यू था, ओपिनियन था कि तीनों को नहीं आना चाहिए, और परिवार ने निर्णय किया था कि राहुल आएंगे और खड़े होंगे इलेक्शन में। तो और कहा तो जाता था कि उनके बच्चे छोटे हैं, बड़ा मुश्किल है इस समय, लेकिन वो माँ और बहन की दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली अमेठी को वो हर बार इलेक्शन में देखती थी, तो वो उन दो कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत अच्छी तरह जानती है। 5 साल पहले उन्होंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में प्रवेश किया, और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ, तो ऐसा कई लोग मानते थे कि रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी, और लेकिन फिर भी मुझे लगता है परिवार का निर्णय हुआ कि राहुल भी लड़ेंगे। वायनाड से वो उन्होंने तय कर लिया था। वायनाड के इलेक्शन खत्म होने के बाद ये निर्णय हुआ कि रायबरेली से भी लड़ेंगे। तो और फिर तो क्लियर था कि रायबरेली वो रखेंगे और वायनाड से रिजाइन करके, और ये लोग मानते थे कि फिर प्रियंका आएंगी, और ये हुआ। तो इनकी जर्नी, इनका सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। अब मुझे याद है कि जब बेल्लारी में सोनिया गांधी लड़ी थी सुषमा स्वराज के खिलाफ, तो प्रियंका उनके साथ बेल्लारी गई थी, और मैं भी उस दौरान उसी फ्लाइट पे थी जब ये लोग गए थे। तो प्रियंका को उन मीटिंग्स में मैंने सुना था, और जिस उत्साह से लोग उस समय इनको सुनते थे और ग्रीट करते थे, खासकर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का, और जो लोग समर्थक थे, वो उससे लगता था, मैं उस समय कहती थी कि एक इलेक्शन तो प्रियंका जिताएगी कांग्रेस पार्टी को। उस तरह का कनेक्ट था इनका। फिर समय गुजरता गया और वो नहीं आई इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। अब आज का भारत बहुत अलग भारत है संजीव जी। आज का हिंदुस्तान में 65% लोग 35 साल की कम की उम्र है, उनको इंदिरा गांधी की याद नहीं।
पुराने लोगों को प्रियंका इंदिरा गांधी की याद दिलाती हैं। जी और फोतेदार, एमएल फोतेदार, जो कि इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एड थे, राजीव गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया और नरसिम्हा राव की कैबिनेट में तो मिनिस्टर थे। जी उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि इंदिरा गांधी ने उनके असैसिनेशन से पहले, कुछ दिन पहले ही कहा था कि प्रियंका जब आएगी तब हिंदुस्तान मुझे भूल जाएगा। जी 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 मैंने अब वो ये देखा होगा तो नहीं होगा देखिए, या बहुत देर कर दी वो हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान, जैसे मैंने कहा, इंदिरा गांधी को जानता नहीं है। और यंग इंडिया है, उसमें यंग इंडिया इंटाइटलमेंट के खिलाफ भी है। बहुत लोग हैं जो मानते हैं मेरिट से चीजें होनी चाहिए, मैं क्यों नहीं, आप किसी परिवार में पैदा हुए तो आप क्यों, ये सवाल उठेगा, वाजिब सवाल है जो उठता है। जी जी और परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने तो जंग छेड़ी हुई है। और ये बात तो सही है एक मायने में कि अगर इस तरह से परिवारवाद बेसिस पे राजनीति चलती रही तो हमारा लोकतंत्र 500 परिवारों तक सीमित हो जाएगा। ये भी अपनी जगह सही है। जी लेकिन जी प्रियंका का रोल, उनका अंदर आना पार्लियामेंट में, वो मजबूती देगा राहुल गांधी को, नंबर वन, वो मजबूती देगा कांग्रेस पार्टी को, वो मजबूती देगा विपक्ष को। लेकिन जो प्रॉब्लम भी आएगी, और वो आने वाली है, वो निहित है सिचुएशन में, वो है कि कंपैरिजन होगा भाई बहन के बीच में। मैं ये सवाल करता आपसे जी और इनकी अलग अलग कोटरीज होंगी, कोटरीज में डिफरेंसेस होंगे जो आज भी उनके पार्लियामेंट आने से पहले भी ये चीजें हैं। तो वो उससे कैसे कांग्रेस पार्टी और भाई बहन और परिवार जूझेगा, वो देखने लायक चीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने एक चीज कही वो याद दिलाया आपने माखनलाल फोतेदार जी वाला हम लोगों ने उसको देखा है पढ़ा है और दूसरा मुझे एक वो भी स्मरण है क्योंकि शायद आपने ही कुछ लिखा है उस बारे में या और मैं पढ़ा हूं कि इंदिरा जी जब जेल में बंद थी उस दौर में जब उनको जेल हुई थी तो प्रियंका गांधी उनसे 6 साढ़े 6 7 साल की उम्र में शायद मिलने पहुंची थी और उनका बड़ा एक पूरा जो उनकी वो उदास थी कुछ थी बिल्कुल बदल गया था उनका बड़ा वो प्रसन्न हुई थी खुश हुई थी तो आपने जो कहा तो अभी भी ये शुरू हो गया है कि इंदिरा इज बैक तो ये आप कहा इसको और थोड़ा तफसील से बताइएगा कि अब ये जो तुलना है इंदिरा इज बैक आपने कहा और 65% देशवासी ऐसे हैं जो यूथ है उसने उन्होंने तो इंदिरा जी को ना देखा है और बीते हम देख रहे हैं जो 18 साल के बाद वाले बच्चे हैं उन्होंने तो अभी बहुत कांग्रेस की सरकार को देखा ही नहीं उसको तो जो बताया जा रहा है इतिहास में जो तोड़ मरोड़ी सब चल रहा है लेकिन इंदिरा इज बैक को लेकर थोड़ा सा आप और उस पर कुछ टिप्पणी करिएगा फिर मैं और आगे सवाल करूंगा देखिए, वो नीता तो प्रियंका को पैकेज करने वाली बात है, इंदिरा इज बैक। जी और जो लोग जानते हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी को देखा, उनके लिए तो हाँ, देखने में वो इंदिरा गांधी जैसी लगती हैं। ड्रेस भी वैसे ही करती हैं जब साड़ियों में हैं। अब कल बहुत इंटरेस्टिंग है, जब उन्होंने ओथ लिया तो जी केरला की साड़ी पहनी। केरला वायनाड के लोगों से और केरला के लोगों से आइडेंटिफाई किया, जी लेकिन बोली हिंदी में। जी तो ये जो सिग्नल है ना, जो जी गांधी परिवार का सिग्नल है, उनकी इमेज पैन इंडिया इमेज है, नॉर्थ साउथ दोनों की इमेज है, एक एरिया तक वो सीमित नहीं है। तो कल भी प्रियंका जब ओथ ले रही थी, और ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो राहुल का मुद्दा रहा है, जी पार्टी का मुद्दा रहा है, तो उसको तो वो अंडरलाइन कर रही थी। लेकिन ये पूरे देश को हम बिलोंग करते हैं, नॉर्थ में भी हमारी पहचान है, साउथ में भी, और वो इंदिरा गांधी की भी थी। तो उसको अंडरलाइन जरूर किया प्रियंका ने कल। जी ये जी भी बहुत इंटरेस्टिंग था कल जी कि जैसे वो ओथ लेके आई तो लोगों ने सराउंड कर लिया। राहुल फिर आगे आगे चल रहे थे, लोग इनके जी अगल बगल थे, और फिर राहुल ने फोटो ली पुरानी पार्लियामेंट के सामने इनकी। अ, लेकिन ऑप्टिक्स आज की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मार्केटिंग में बहुत अहम रोल अदा करती है, जी ऑप्टिक्स, पिक्चर। जी जी अब वो पिक्चर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर 10 लोग प्रियंका के सराउंड करेंगे मान लीजिए, और एक रह जाएगा राहुल के पास, तो मीडिया तो उससे बहुत खिलवाड़ करेगा, ऑपोजिशन भी, आई मीन बीजेपी भी बहुत खिलवाड़ करेगी।
नहीं, लेकिन नीरज जी आप बहुत निकट से जानती हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और आपका इतना दीर्घ अनुभव है आप सब चीज़ें। तो आप जो बॉन्डिंग है दोनों भाई-बहन के बीच, हम लोग जो देखते पाते हैं, हालाँकि वो आप जो कह रही हैं बहुत दूसरा उसका पक्ष बड़ा एक चिंतनीय भी हो सकता है, खासकर उस परिवार के लिए कि जब बार-बार तुलना होगी, तो वो कहीं फिर एक मन में कुछ भाव तो पैदा होते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी के लिए जो चुनौतियाँ आप क्या-क्या देखती हैं? ये तो एक हुआ ही हुआ कि वो ये जो होने वाला है, ये संभावना और एक जो 2 पावर सेंटर की संभावनाएँ बहुत बढ़ती हैं। पहले भी आप कह रही था और हम लोग पाते हैं कि ये राहुल जी की कार्यशैली अलग है और प्रियंका जी की अलग है, अच्छी संगठक के तौर पर वो जानी जाती हैं। हालाँकि दोनों के बीच में भी कोई ऐसा सेतु नहीं है कि कोई बहुत बिल्कुल स्पष्ट हो कि ये मीडिया या और जो लेवल पे कोई मैनेज हो वो चीज़ें। लेकिन इन संदर्भों में क्या चुनौतियाँ आप अभी बहुत खास देख रही हैं, जिस पे बहुत विशेष ध्यान देना होगा एज़ ए विश्लेषक और इतने दीर्घ अनुभव के साथ? आपने इंदिरा जी को भी बहुत कवर किया, उनकी शैली को आपने देखा है। तो इस संदर्भ में ज़रूर आप कुछ प्रकाश डालिएगा, नीरजा जी। देखिए प्रियंका का जो रोल है ना, वो क्या रहेगा, उस एमपी का रोल तो रहेगा ही रहेगा। जी, जी, जी। जनरल सेक्रेटरी वो रह चुकी हैं। अब उनको जनरल सेक्रेटरी का भी रोल दिया जाएगा तो स्पष्ट रोल हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है जो वो ये है कि उन्होंने निर्णय कर लिया है फिलहाल कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप के अंडर काम करेंगी। जो ये 2 पोल का है ना कि नेचुरल पोल होंगी नहीं तो प्रियंका, आधी पार्टी तो उधर जाएगी ही जाएगी। लेकिन उन्होंने ये ऐसा लगता है तय कर लिया है। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, पहले भी थी। राहुल का ग्रुप, प्रियंका का ग्रुप, सोनिया गांधी का ग्रुप, तीनों ग्रुप अलग थे। वो नेचुरल भी एक लेवल पे होता है कि आप किसके साथ कंफर्ट लेवल है आपका और ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आप। तो लेकिन उनका रोल अब क्या रहेगा? आज राहुल का मैं मानती हूँ स्पेशल एक वो है कंट्रीब्यूशन, वो है कि उन लोगों के बीच में जाना। मतलब जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है, वो बहुत नेचुरली लोगों के पास जाके किसी को गले लगा लिया, किसी को कंधे पे रख लिया, बच्चे से बात की, बूढ़े से बात की, उस तरह से वो पेश आए हैं और जी, एक उनकी छवि भी बन गई है वो। और लोग कहते हैं हमारे पास 4000 किलोमीटर चल के आए हमारी बात जी, सुनने, तो जी। छवि उनकी ये बनी है। लेकिन राहुल का कनेक्ट वो नहीं है कि लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं विकल्प का। और वहां बड़ी बात। क्योंकि वो नहीं इस तरह से नहीं देख रहे, बहुत सिंसियर मानते हैं, बहुत साहसी मानते हैं। सबसे करेजियस है पॉलिटिशियन आज जो नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ ले रहा है, सही बात बोलता है। लेकिन जब विकल्प की बात आती है प्रधानमंत्री के रूप में, वहां इलेक्शन का मामला कुछ उलट पुलट हो जाता है। पार्टली तो ये भी है कि जो संगठन है कांग्रेस का, वो बहुत कमजोर हो गया है और संगठन के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या प्रियंका भी कैंपेन मोड में रहेंगी, मतलब लोगों से कनेक्ट करना, या वो संगठन की तरफ अपना ध्यान देंगी? किसी को तो, और ये यंग लोगों को, एक यंग टीम को, संगठन को मजबूत करना होगा, दोबारा खड़ा करना होगा। उसके बिना कांग्रेस बीजेपी को मात नहीं दे सकती है और वो हर जगह कमजोर हुआ है। अब महाराष्ट्र में भी, जहां भी आप देख लीजिए, संगठन का कमजोर होना ही फाइनल रीजन है और संगठन का मजबूत होना भाजपा को फायदा देता रहा है। और ऐसा नहीं कि भाजपा, जबकि नरेंद्र मोदी आए 2014 में और उससे पहले भी, के संगठन बहुत मजबूत था भाजपा का, ऐसा सही नहीं है। ये तो किया गया है ना मेहनत करके। मुझे जी, याद है अमित शाह के बारे में, आप अग्री करिए डिसअग्री करिए उनकी पॉलिसीज के बारे में, लेकिन 2013 में उनको जब यूपी का इंचार्ज बनाया, जुलाई उस महीने से जब तक इलेक्शंस नहीं हुए अगले साल में, मतलब 12 महीने से कम में उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा कर दिया था। 10 लोकसभा सीटों से 71 लोकसभा सीटों पे चले गए। जी, तो जी। संगठन की मजबूती थी। तो कांग्रेस आज बहुत, जैसे मैं कहती हूँ ना, ड्राइंग रूम पार्टी बन गई है, जी, मेहनत करना ही भूल गई है। तो क्या प्रियंका का रोल वो रहेगा, एक टीम को खड़ा करना जो कि इस तरफ ध्यान देगी अगले 5 साल 10 साल?
दो चीजें मैं सोचता हूँ शायद आपकी बातों से निकलता है वो सवाल एक, कि क्या आप उनमें ऐसा देखती हैं कि क्या वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शायद खड़ा कर सकें, और दूसरा प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी शायद वो कांग्रेस, ऐसा ऐसा कुछ आप देख पा रही हैं? आपको लगता है कि ये शायद कांग्रेस को एक जो राहुल गांधी जी बेशक बेशक जबरदस्त मेहनत करते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि वो जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वो उसमें वहां जो नंबर गेम है उसमें नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं लगातार, तो क्या आप उस रोल में सोचती हैं कि वहां अगर होगा तो शायद कांग्रेस का बहुत उद्धार हो जाएगा, भला हो गया, वापसी हो जाएगी, ऐसा शायद आपके उससे ध्वनित हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी नंबर 1 है। राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री का चेहरा इस समय तो यही बोला नहीं गया है, लेकिन इम्प्रेशन यही दिया गया है। और सोनिया गांधी यही चाहती हैं और यही रहेगा जब तक सोनिया गांधी है। उसके बाद राजनीति कांग्रेस में कैसे उभरती है वो अलग चीजें हैं, लेकिन फिलहाल और मुझे लगता है प्रियंका ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। जी जी जी। तो उसमें रोल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां कंफ्यूजन होगा, अगर रोल डिफाइन नहीं होगा प्रियंका का, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। जी जी। नहीं, एक चीज और भी है, आप तो, अब मैंने जैसे कहा, आप तो निरंतर कांग्रेस को, और आपने तो पूरा देश आप जानती है, आपने और भी सब पर नजर निगाह रखती है, कांग्रेस को जितनी बारीकी से आपने देखा जाना है, अब जो धोखाधड़ी होने लगी है लगातार हो रही है, आप देखिए ऐसे ऐसे चेहरे जिनकी कल्पना नहीं कर सकते सब चले गए। तो अब इस स्तर पर भी तो आप जो करिए संगठन बहुत कमजोर है, जिस तरीके से महाराष्ट्र निकल गया हाथों से, जिस तरीके से हरियाणा लगता था कि बाजी हाथ में आ रही है और वो अंत में स्लिप हो गई। तो इस मोर्चे पर क्या आप पाती हैं, एक उस पर टिप्पणी जरूर कीजिएगा, फिर मैं और आगे आपसे एक दो तीन सवाल और करूंगा, प्लीज। देखिए, संगठन की आप बात कर रहे हैं कि इस पे कैसे किया जाए। वो तो प्रेसिडेंट ही करेगा कांग्रेस का, उसकी नेतृत्व में ही होगा। लेकिन फिर उसको अपनी टीम भी वो, मतलब जैसे कहते हैं ना, रेस हॉर्सेस की टीम होनी चाहिए, नौजवान। उसमें वहां ये नहीं मैटर करेगा कि आप कौन सी कास्ट के हैं, कास्ट का अपना वो है, सिग्नल है। और ये भी एक अजीब विडंबना है कि राहुल गांधी काफी समय से कास्ट सेंसस की बात करते जा रहे हैं। उनका मेन मुद्दा इलेक्शन में या तो कॉन्स्टिट्यूशन है या कास्ट सेंसस है, ये जी नैरेटिव चल रहा है हर जी इलेक्शन में। कास्ट सेंसस का मतलब है ओबीसी को लुभाना। ये माना जा रहा है कि कास्ट सेंसस में निकलेगा कि ओबीसी का नंबर बढ़ गया है, तो नेचुरली जो शेयर है रिसोर्सेज का पॉलिटिक्स में हर जगह ओबीसी को ज्यादा मिलेगा, तो ओबीसी को लुभा सकते हैं इस नारे से, आप इस स्लोगन से। तो लेकिन ओबीसी ही आपके खिलाफ है हर जगह। ओबीसी ने ही आपको वोट नहीं दिया ना। जी हरियाणा बिल्कुल ने, हरियाणा में ओबीसी ने नहीं दिया, दलित भी थोड़ा बितका। और महाराष्ट्र में तो ओबीसी का टोटल कंसोलिडेशन हुआ है बिल्कुल। बीजेपी के फेवर में। बीजेपी यूपी में इतना अच्छा नहीं की क्योंकि ओबीसी ईस्टर्न यूपी में थोड़ा बिदक गया, जी और जी कैसे वापस लाया जाए, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। एक बहुत सीनियर लीडर ने मुझे कहा, बात हो रही थी यूपी की, तो मैंने कहा जाट आपसे नाराज है, इसे फॉरगेट जाट, जाट को हम अपने पास ले आएंगे, हमको चिंता है तो ओबीसी की, कैसे ओबीसी सपोर्ट को हमको अपने पास रखना है। तो बट राहुल, पॉलिटिक्स नारा उनका ओबीसी का है, कास्ट सेंसस, और ओबीसी ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओबीसी को या तो समझ में नहीं आ रही है, या उसको ट्रांसलेट ठीक से नहीं किया जा रहा है उस भाषा में कि उनको समझ में आए कि पॉलिटिक्स क्या है इसकी। तो ये बहुत विडंबना है, जैसा मैंने कहा। लेकिन संगठन में आपको नौजवान चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चाहिए, डिवाइड करके चाहिए। हर स्टेट में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको पूरी फ्रीडम देनी है। और टॉप पे चाहिए आपको प्रेसिडेंट जो ये सारा प्रोसेस ड्राइव करेगा। वो खड़गे साहब कर सकते हैं, खड़गे साहब बहुत मेहनती हैं और अनुभवी हैं। तो जी। लेकिन उसमें राहुल और प्रियंका का क्या रोल होगा, ये नहीं कि असली डिसीजन राहुल ले रहे हैं, खड़गे साहब सिर्फ मुखौटा है।
फिर उनकी कौन सुनेगा? जो भी टीम बनेगी वो राहुल की तरफ देखेगी या राहुल के लोगों की तरफ देखेगी, कैसी वेणुगोपाल की तरफ देखेगी। जी, जी, जी। ये तो तो चीजें टॉक काम नहीं टॉक टू करती। टॉक टू टॉक टू वेणुगोपाल वो बार-बार निकल कर आता है, हर चीज़ में आता है। सेकंड वन, मैं और प्रियंका जी पे लौटने के पहले एक सवाल और करता हूँ। जो अभी आपने नैरेटिव की बात की, भारतीय जनता पार्टी तो अब जिस वो हिंदुत्व पर प्ले कर रही है, हम 1990 की ओर लौटता दिखता है देश। वो सर्वेज और ये कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खोज और उसको लेकर एक पूरी की पूरी इस तरीके की क्लियरली डिवाइड हो जाए। तो ये इसको निपटने के लिए मैंने वही कहा, कांग्रेस को लेकर आपके पास जितना अनुभव और जितना आपके पास एक वो है, चिंतन है, मनन है और एक व्यू है, एंगल है, तो कई बार हम लोगों से जो निकलता है वो पार्टी उस पर करती है। इसको लेकर क्या कहिएगा? फिर मैं प्रियंका जी पे लौट के एक दो सवाल करके फिर आपको समाप्त करूंगा जी। देखिए, ये जो हिंदुत्व का चैलेंज है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है भाजपा का, ध्रुवीकरण करना, पोलराइज करना, और वो शॉर्ट जीतते हैं, उनको मालूम है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने लाड़की बहन योजना किया, पर उसके बाद कटेंगे बटेंगे कटेंगे भी किया, धर्म युद्ध किया, वोट जिहाद का किया। वो फाइनल उनका होता है ध्रुवीकरण से पार करना। तो अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बार बार बदली है, पर कभी मंदिरों में चले गए, कभी कुछ नहीं, कर दिया। यही पूछना था कि धर्मनिरपेक्षता को छोड़ देना। आपने देखिए आप बीच में हो गए, एक अजीब सी स्थिति कि आप कभी वो जो जनेऊ वाली बात हो, मंदिर हो, और आपने जो मूल आपका था, आपका वो वोटर भी छिटका है आपसे, जो मूल मुस्लिम्स वोटरों को भी बहुत कंफ्यूजन है आपको लेकर, तो वो भी एक थोड़ा सा। देखिए, वहां कैसे आप सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं कि आप हिंदू विरोधी नहीं हैं, आप मुस्लिम्स को भी, मतलब सबके राइट्स इक्वल है, एवरीबडी इज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। आज जो मुसलमान फील कर रहा है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ये सही नहीं है बिल्कुल भी देश के लिए। अगर 200 मिलियन पीपल आपके इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो उनको उनमें एक अश्योरेंस पैदा करना, लेकिन हिंदू भी ये नहीं फील करे कि हमारे खिलाफ है। तो सेक्युलरिज्म को डिफाइन करना इस तरीके से, अब बीजेपी ने अपने प्रोपेगेंडा से ये कर दिया है कि ये तो मुस्लिम्स के फॉर है, हिंदू के खिलाफ है। इसको कैसे काउंटर किया जाए? मुझे लगता है एक और चीज है कि जी इसमें समझने की जरूरत है, ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है कि हिंदू अपने को इस तरह से क्यों, मेजॉरिटी में होते हुए भी क्यों ऐसा महसूस कर रहा है कि हमको ओवररन कर देंगे मुस्लिम्स, क्यों कर रहा है ये, और किस तरह से ये एक डायलॉग पैदा हो, शुरू हो दोनों कम्युनिटीज के बीच में। ये एक सोशल लेवल पे भी जरूरत है, जिसमें पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया जा सकता है। ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है कि आप कुछ गिमिक करके आप कहिए कि हम नहीं हैं, वो चलता नहीं है। और जी जो हिंदुत्व है, हिंदू नेशनलिज्म है, उसका काउंटर आप क्या करेंगे? वो नैरेटिव अभी तक कांग्रेस के हाथ में नहीं आया है। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं पुनः लौटता हूँ प्रियंका गांधी जी पर। वो जो अब इनको कैसे नरेंद्र मोदी जी के लिए तो निश्चित तौर पर चुनौती है, और वो कैसे क्या फ़ील करते हैं, क्योंकि हम एज़ ए विश्लेषक, और दूसरा अब राहुल गांधी जी वाला भी कहीं न कहीं आपने तो बहुत सारी बातें कहीं संकेत दिए, उनके लिए भी तो संसद के भीतर तो होगा, कंपैरिज़न तो निश्चित होगा। तो एक नरेंद्र मोदी जी की जो चुनौतियाँ प्रियंका गांधी जी की ओर से क्या पेश आ सकती हैं, क्या वो सोचते होंगे? दूसरा, राहुल गांधी जी वही संतुलन की बात अगर हम करें कि प्रियंका उनके लिए भी कहीं न कहीं अब जो कंपैरिज़न होगा तो वो भी खड़ा तो होना था। इन दोनों पर भी एक टिप्पणी आपकी। देखिए, प्रियंका, नरेंद्र मोदी मजबूती से सामने आए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद। लोकसभा के बाद लगता था जैसे फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा और सबको इकट्ठा रखना, और ये एक लगता था, आभास भी शायद था। लेकिन ये दो जीतों ने इनको फिर से मजबूत कर दिया है, बैक टू बिजनेस जैसे पहले था फर्स्ट और सेकंड टर्म में। बिल्कुल भी उसमें आज देखने में कोई चेंज नहीं लग रहा है, जिस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। और वो गवर्नेंस, डोमेस्टिक गवर्नेंस में भी उनका फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनली भी उनको फर्क पड़ने वाला है इन इन जीतों से। तो अब
जो खामियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं सरकार की, उनको जाहिर करना, उनको सामने लाना, जैसा कि आईना दिखाना सरकार को कॉन्स्टेंटली करना, वो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, वो प्रियंका राहुल के साथ खड़े होके करेगी। दोनों के बीच में रैपॉर्ट है, बातचीत कर सकते हैं, और वो एक मजबूती, जैसा मैंने शुरू में कहा, राहुल को मिलेगी। उसकी फ्लिप साइड है, वो कैसे उससे जूझेंगे, वो बहुत बड़ी फ्लिप साइड होने वाली है, क्योंकि कोटरीज का अपना रोल होता है, वो कोटरीज बहुत गदर मचाती हैं जी जी नेताओं के बीच में। हमने देखा है ये। जी तो जी ये तो बहुत इनको विजडम की जरूरत होगी, और उन लोगों की जरूरत होगी जो इनके रियली मतलब अपना एजेंडा जिनका नहीं है, जो इनके वेलविशर्स हैं और पार्टी के वेलविशर्स हैं। तो कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम ही यही है, ऐसे लोगों की। लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, और किस जी पे रिलाय किया जाए और किस पे नहीं, ये भी एक बहुत दुविधा हो गई है लीडरशिप के लिए। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन प्रियंका के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होने वाली हैं। वो बहुत सही, बहुत सही। एक चीज और भी है, चूंकि संसद का सत्र चल रहा था, उस पे एक सवाल आवश्यक होता है कि अब निरंतर गतिरोध इन द सेंस कि वो नहीं चल पा रही संसद। और मुझे लगता है सरकार तो यही चाहेगी कि आप अड़े रहिए, चाहे वो अडानी का मसला हो, मणिपुर का मुद्दा हो, या जो संबल वाला मसला है, अब इसके बाद अजमेर खड़ा हो गया, अजमेर शरीक वाला मुद्दा खड़ा हो गया, तो वो तो यही चाहेगी कि आप हल्ला गुल्ला करते रहे। उस बीच में जो उनको अपना बिजनेस, हम देख रहे हैं निरंतर कि इसी के धीरे से सब पास हो जाता है, निकल जाता है, और हम हाथ मलते हैं। इस पे भी क्या आप देखती सोचती हैं कि किस तरीके से ये क्लियर अप होना चाहिए विपक्ष की ओर से? नीरजा जी। संजीव जी, आप बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं। पार्लियामेंट को के अंदर गतिरोध, पार्लियामेंट को स्टॉल करना, रोकना, उससे ना आपको समझ में आती है क्या इश्यू है, ना मुझे समझ में आती है क्या इश्यू है, ना जनता को समझ में आती है क्या इश्यू है। बट ये है कि आप निकल गए और बहुत आपको फील गुड लगा, और सरकारी साइड तो बहुत ही खुश हुई, अब जान बची, जी और ये बिल्कुल। आपका बिल पास हो गया। तो ये तो तरीका ही बदलना पड़ेगा, हर चीज पे बातचीत, मतलब संसद के अंदर डिस्कशन हो, और उस डिस्कशन के तहत लोगों के सामने सिंपली चीजें बताई जाएं, और संसद के बाहर भी बताई जाए। ये मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ, संसद को चलने देना चाहिए। ये संसद के इंटरेस्ट में है, डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में, पार्टीज के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। मैं अंतिम सवाल करूंगा। आप, हमने सब चीजों पे बात कर रहे हैं और चुनौतियों की बात है, आपने कहा चुनौतियां बहुत है और साथ साथ अवसर भी बहुत है, दोनों चीजें हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी गेम जो होता है, मतलब माफ कीजिएगा, मतलब यार कई बार लगता है बोलना पड़ता है, जो कि वो करते हैं ट्रिक्स और तमाम जो साम नाम दंड भेद। तो इन भाई बहन को, अगर खुद को और कांग्रेस का उद्धार के लिए क्या कुछ सावधानियां लेनी चाहिए, उस एंगल पे सोचना चाहिए? एज ए इतने दीर्घ अनुभव वाली विश्लेषक के नाते, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आप इंदिरा जी के दौर से देख रही, वो भी कैसे क्लेवरली निबट लिया करती थी, उनके दौर में भी कम नहीं होता था, होता था। आज इतने निम्न स्तर तक होने लगा है, बिलो द बेल्ट हो रहा है। उस जमाने में एक अलग तरीके से चीजों को प्ले अप होता था। तो इस संदर्भ में आपकी टिप्पणी, नीरजा जी। देखिए, मैं चुनौती नंबर 1 यही है, एग्जैक्टली यही है कि कैसे आप इससे जूझेंगे, और आपके पास ट्रस्टवर्दी टीम है कि नहीं। पार्लियामेंट के अंदर हो सकते हैं लोग, बाहर हो सकते हैं, जो जिनकी जो शार्प अनफ हैं हर मायने में, और लॉयल हैं, जो कि आपकी मदद करेंगे ये करने के लिए। ये ठीक बात है आपकी, इंदिरा जी की शुरू में तो उनको भी गूंगी गुड़िया बोला जाता था जी ना, बोला जाता था, बोला जाता और मोरारजी देसाई भी बोलते थे ये छोकरी, ऐसे ही जी। देखते थे ना उस नजरिए से उनको भी। पर अनुभव से, और एक जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद की जो राजनीति थी, उसमें इंदिरा गांधी माहिर थी। वो नेचर ऑफ पावर को बहुत खूबी से समझती थी। और आपको याद होगा, मैं कई बार इस चीज का जिक्र करती हूँ, जो मैंने किताब में भी अपनी लिखा है, कि उन्होंने एक यूपी के पॉलिटिशियन को कहा, जो कि सीबी गुप्ता के बिहाफ पे आए थे उनसे मिलने, और सीबी गुप्ता उनके खिलाफ चीफ मिनिस्टर थे, उस समय खिलाफ होने लगे थे। तो उन्होंने अपनी ऊपर, सिर भी ऊपर नहीं करके देखा इस पॉलिटिशियन को, और कहा कि सीबी गुप्ता को जाके बोलो कि मेरा बाप संत था, मैं नहीं हूं।
जी, तो ये जो समझती थी ना पावर का, और जैसे कि मैंने कहा साम दाम दंड भेद, टफनेस, टाइमिंग, करेज, ये सब उनका था, और एक समझना, और वो कभी भी ये एंटी हिंदू नहीं बन के आई सामने। उन्होंने जिस तरह से जब मुसलमान इमरजेंसी की बात उनको छोड़ के चला गया, उन्होंने आरएसएस से भी टॉक्स खोल ली, और आरएसएस ने उन्हें अंदर खाने मदद भी की। ये नहीं कि वो आरएसएस में बिलीव करती थी, उनकी स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स था उनकी अपनी पॉलिटिक्स को आगे करने का। खैर, सामदम दंड भेद, और कई लोग जो बाद में पॉलिटिशियंस आए हर पार्टी के, उन्होंने इंदिरा गांधी को स्टडी किया है कि कैसे उन्होंने, हाउ शी गॉट द बेटर ऑफ हर अपोनेंट्स। तो खैर, ये सब चैलेंजेस राहुल और प्रियंका के सामने भी होंगे और लोगों के सामने भी होंगे, और कैसे ये भी फीलिंग क्रिएट करना कि ये दो परिवार के हैं, लेकिन और लोगों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टी में आगे बढ़ने की। ये कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप क्यों इतना मेहनत करेंगे, आगे आएंगे, अगर सारा कुछ तो परिवार ही ले जाने वाला है, सारा कुछ परिवार के लिए होने वाला है। ये भी एक चुनौती होने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सही है कि आकाश खुला है। अगर आप बहुत अपने आप को प्रॉपर्ली प्ले अप करते हैं, तो शायद जो स्थितियाँ हैं, उसमें और कहीं न कहीं आपको फ़ायदे भी होंगे, और आप जो वापसी चाहते हैं प्रॉपर्ली, वो शायद वापसी होगी। ये बातचीत से निचोड़ा-सा मुझे निकलता दिखता है। नीरजा जी, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला अपने बेशकीमती समय में से, और एक बहुत अच्छी जो प्रियंका गांधी जी के आगमन के बाद जो एक दृश्य बनने वाला है, उस पर प्रकाश डाला। हम बड़े आपके आभारी हैं, आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। तो आप सुन रहे थे, आप नीरजा चौधरी जी, इनका एक साढ़े साढ़े 5 दशक का अनुभव, वो उसको पूरा उन्होंने सामने रख दिया कि अभी जो चुनौतियां कांग्रेस के सामने क्या कुछ हैं, और प्रियंका गांधी के आने के बाद संसद में ताकत जरूर राहुल गांधी की बढ़ गई है, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, या इंडिया ब्लॉक मजबूत होता दिखता है, लेकिन बहुत सारी सावधानियां रखनी होंगी। और जो बीजेपी और या जो नरेंद्र मोदी, उनका पूरा एक काकस है, उनका पूरा जो एक टीम है, वो कैसे चीजों को प्ले अप कर लेती है, कैसे वो अपनी पिच पर खिलाने की कोशिश करती है, इससे शायद बहुत बचना होगा। सतर्कता जितनी बरत सकते हैं बरतना होगा, और ये सब कीजिएगा तो शायद बात बन जाएगी। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी? नीरजा जी ने जो बड़ी एक टू द पॉइंट चीजें रखी हैं कि क्या कुछ प्रियंका जी को ध्यान रखना होगा, क्या कुछ राहुल जी को करना होगा, या क्या कुछ कांग्रेस को सोचना होगा, तो आप उस पर भी जरूर टिप्पणी करिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अच्छी लगी है चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया तो उसे भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।